नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है डिसीजन क्लासेज में। मेरा नाम है विकास द्विवेदी। जैसे कि मैं आपको कल पढ़ा रहा था रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, तो मैंने आपको कल क्या क्या बताया था। मैंने आपको बताया था, सबसे पहले मैंने बताया था लाइट क्या होती है। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये बताया था, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड से बनी होती है। आपको मैंने बताया था कि कैसे लाइट जो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, और जैसे ये इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसका प्रोपोगेशन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड के दोनों के परपेंडिकुलर प्रोपोगेशन होता है। तो लाइट इस प्रकार से चलती है। तो मैंने इतना बताया था, और बताया फिर कि फिर बताया मैंने आपको रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन बताया था कि जैसे कोई प्लेन सरफेस है, अगर लाइट आती है एक साइड से तो वो टकरा के दूसरी साइड चली जाती है, और इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्लेक्टेड एंगल इक्वल होते हैं। जैसे ये हो गया, ये इंसिडेंट एंगल है, ये रिफ्लेक्टेड एंगल है, ठीक। तो ये बताया था। उसके बाद मैंने आपको और आगे बताया था कि क्या रूल होते हैं, रिफ्लेक्शन के क्या नियम होते हैं। उसके बाद मैंने आपको रिफ्लेक्शन के नियम बताया था कि साइन आई इज इक्वल टू इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। तो इसके बाद फिर मैंने आपको बताया था स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं। स्फेरिकल मिरर जैसे कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। ये हो गया कॉनकेव मिरर, ये हो गया ये सब मैंने आपको पहले बताया था, केवल रिवीजन की तरह है, मैंने आपको रिवीजन करवा रहा हूँ। तो कॉन्वेक्स मिरर में मैंने क्या बताया था, मिरर कोई भी हो, मैंने बताया था कि ये मेन एक्सिस होता है, ये पोल होता है P, इसका फोकस F, सेंटर ऑफ कर्वेचर C, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर सो यहाँ से पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की दूरी होती है C इज इक्वल टू होती है 2 टाइम्स F, मतलब C होता है F फोकस के दुगना होता है, ये बताया था। और इसके बाद मैंने आपको साइन कन्वेंशन बताया था कि कैसे जो अगर हम इमेज को बनाते हैं, इमेज का ऑब्जेक्ट कहीं रखते हैं, इमेज कहीं बनती है, तो वो कैसे उसमें पॉजिटिव निगेटिव साइन कैसे लिया जाता है, ये सब बताया था। उसके बाद मैंने बताया था कि अब बताया था कि इमेज कैसे बनती है। जैसे ये फोकस है, अगर कोई रे आ रही है मेन एक्सिस के पैरेलल, ये क्या होगा, ये फोकस से होके जाएगी, और अगर कोई रे फोकस से आ रही है, ये मेन एक्सिस के पैरेलल से होके निकल जाएगी, ये बताया था। और बताया था कि अगर रेडियस और सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर होके कोई रे आ रही है तो उसी रास्ते से फिर निकल जाती है। और इसी प्रकार से ये दो तीन नियम थे इमेज फॉर्मेशन के लिए। मैं कुछ चीजें कल बताना भूल गया था, तो मैं सोच रहा हूँ वो फिर से बता देता हूँ। जैसे कि ये तो मैं बताया था कि अब बताते हैं इमेज कैसे कैसे बनती है। जो कॉनकेव मिरर जो होता है, इसमें हमेशा जो है इन ऑल टाइम ऑल केसेस में हमेशा इमेज जो होता है वो रियल इमेज बनता है। रियल इमेज का मतलब क्या हुआ, अगर कोई इमेज इधर बन रही है तो वो रियल इमेज होती है। जैसे यहाँ ये फोकस हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, या तो रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो भी कह सकते हैं। ये सेंटर है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये रेडियस होती है, तो इसलिए रेडियस ऑफ कर्वेचर भी कह सकते हैं। यहाँ पे कहीं भी अगर हम कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं, जैसे यहाँ रख देते हैं, यहाँ रखेंगे तो ये मेन एक्सिस के पैरेलल जो लाइन आएगी फोकस से होके जाएगी और ये निकल गई। और अगर ये रेडियस ऑफ कर्वेचर से जाती है तो ऐसे, गलती हो गया, सॉरी, ऐसे नहीं होगा। अगर यहाँ से जाती है तो इसी रास्ते से लौट जाती है, ठीक। यहाँ से जाएगी तो लाइट तो यहीं से लौट जाएगी, तो इसका कोई मतलब नहीं, फिर बना देते हैं। तो क्या होगा, ये हो गया, तो यहाँ से जाएगी तो यहाँ लौट जाएगी, तो इमेज यहाँ बन रहा है। तो इमेज हम देख रहे हैं, जिस साइड हम ऑब्जेक्ट रख रहे हैं इमेज उसी साइड बन रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इमेज रियल बन रहा है और वर्चुअल नहीं बन रहा है। लेकिन जब हम देखते हैं कॉन्वेक्स मिरर के केस में, तो इसमें इन ऑल केस में हर केस में इसके जो है इमेज कभी इसमें रियल बनता ही नहीं। जैसे यहाँ कोई ऑब्जेक्ट जिसका ये फोकस F हो गया, ये C हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर C इधर होगा,
ये फोकस, ये सी। अगर हम कोई यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट रखते हैं, क्या होगा यहाँ से, अगर इसमें क्या होता है कि कोई भी इसमें रियल चीजें नहीं होती हैं। हम कहते हैं जैसे इसमें, जैसे यहाँ से मेन एक्सिस के पैरेलल से कोई लाइट आती है तो फोकस से होके जाती है, इसमें क्या होगा, जाती हुई प्रतीत होती है, मतलब जाती नहीं है। देखिए यहाँ फोकस से मेन एक्सिस के पैरेलल आती है तो आएगी, तो ये तो क्योंकि ये अंदर वाला पॉलिश्ड है तो ऐसे निकल जाएगी। लेकिन जब हम इसको पीछे कहीं मिलाते हैं ऐसे ऐसे, तो मुझे हम लोगों को लगता है कि ये फोकस से होके ये देखिए जा रही है, ऐसे होता है, ठीक। और अगर ये देखिए इसके, अगर यहां से अगर कोई एक और कोई रे आती है ऐसे, तो अगर ये सी से आती हुई प्रतीत होगी तो वो फिर से अपने मार्ग से लौट जाएगी, मतलब ये दोनों जो है रे कहीं आके यहाँ केंद्रित हो जाएंगी, तो यहाँ पे इसका जो वर्चुअल इमेज बनेगा, ठीक। इसका फार्मूला भी मैंने बताया था कि 1/v माइनस प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये हो गया इमेज का नियम। जैसे कोई वस्तु कहाँ रखी है और इसका फोकस कितना दूर है, ऐसे करके कोई इसमें से कोई भी टर्म दे देंगे तो इससे हमें पता चल जाता है, ठीक। अब हम बताते हैं मैग्निफिकेशन क्या होता है। मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन क्या होता है कि मैग्निफिकेशन का मतलब ये होता है कि जो हम, अगर हम कोई इमेज बन रही है, जैसे कोई ऑब्जेक्ट कोई है, इसकी लंबाई कुछ हो गई, इमेज कुछ बन रहा है, तो मैग्निफिकेशन का मतलब होता है लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। या तो इसको अगर हम मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट की जो है लेंथ ये ओ है, ये लेंथ इसकी, और इमेज की लेंथ भी आई है, तो इसका हो जाएगा इमेज मैग्निफिकेशन आई अपॉन ओ। और ये इसके बाद, और इसको हम ये भी प्रूव कर सकते हैं, आई इज इक्वल टू आई अपॉन ओ इज इक्वल टू वी अपॉन यू। मतलब कि जो इमेज जितनी दूरी पे बना है, डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब इमेज कितनी दूरी पे बना है और ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर, इन दोनों का जो है रेशियो होता है वी अपॉन यू। ये मैग्निफिकेशन होता है। ठीक है, अब ये हो गया रिफ्लेक्शन की बातें हो गई। अब मैंने कल आपको रिफ्रैक्शन भी पढ़ाया था कि रिफ्रैक्शन क्या होता है। तो रिफ्रैक्शन क्या बताया था कि इसको मिटा देते हैं, रुक जाइए थोड़ा सा, इन सब ये थोड़ा रिकॉल कर रहे हैं हम, अभी आगे नहीं बढ़ेंगे, रिकॉल कराएंगे पहले। रिफ्रैक्शन क्या बताया था कि कोई प्लेन सरफेस है, कोई भी मीडियम है, यहाँ पे एक मीडियम है, जैसे ये एयर है, ये वाटर है, तो इसमें क्या बताया था, ये परपेंडिकुलर है। रिफ्रैक्शन क्या बताया था, अगर कोई रे इधर से आती है, लाइट आती है, तो अगर एयर से वाटर है, मतलब रेयर से डेंसर मीडियम में जा रहा है, तो ये परपेंडिकुलर की तरफ थोड़ा सा झुक जाता है, ये हो गया। और अगर ये उल्टा होता है, जैसे अगर ये वाटर से एयर की तरफ जा रहा होगा, अगर इधर से रे जाएगी तो क्या होगा, जैसे ठीक उल्टा, जैसे हम इधर से देखते हैं, अब इधर से देखिए इस साइड से, जैसे मान लीजिए ये वाटर हम इधर से देख रहे हैं, तो इधर क्या होगा कि जो रे है वो परपेंडिकुलर से दूर हट जाती है, ये देखिए ऐसे। एक बार में ही दोनों चीजें समझ में आ जाएंगी, अलग अलग बनाने की जरूरत नहीं है, ऐसे समझ में आ जाएगा। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, स्नेल्स लॉ बताया था, ठीक। अब स्नेल्स लॉ जैसे मान लेते हैं, ये n1 है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और इसका n2 है, और ये I है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R है। तो स्नेल्स लॉ क्या बताया था मैंने,
कि साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू n/1। n/1 का मतलब हुआ रिफ्रैक्शन, क्या कहते हैं, अपवर्तनांक का मतलब जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू द मीडियम 1, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं n2/n1। ये सब मैंने आपको बताया था कल। क्या हो जाएगा n1 साइन आई इज इक्वल टू n2 साइन आर। ठीक, ये हो गया। अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसे होता है, क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो डेफिनेशन होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, n इज इक्वल टू होता है स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। जैसे कोई मीडियम हुआ, मान लेते हैं पानी हो गया, पानी है। अब हम कहते हैं कि अगर हम कहते हैं कि इस पानी का क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पानी का क्या होगा, तो हमें अगर पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो पानी में अगर इसकी जो लाइट आ रही है, पानी में उसकी वेलोसिटी क्या होगी ये पता कर लेंगे। और सी तो मान पता ही है, सी इक्वल टू क्या होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ये होता है। और पानी में क्या होगा, अगर वेलोसिटी निकालेंगे उसकी तो आराम से पता चल जाएगा कि पानी में क्या होगा, मतलब पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा। ये हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब चूंकि हम जानते हैं क्या होता है, v इज इक्वल टू होता है f इंटू लैम्डा। जानते हैं कोई अगर वेव है, कोई भी मैकेनिकल वेव है, तो मैकेनिकल वेव जो होती है उसकी वेलोसिटी जो है v क्या होती है, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। जैसे कोई वेव है, जैसे अगर हम ट्रांसवर्स वेव की बात करते हैं, ट्रांसवर्स वेव क्या होती है, इसको मिटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। अगर हम ट्रांसवर्स वेव वो वेव होती हैं जो जिनका डायरेक्शन, जिनका जो है प्रोपगेशन क्या होता है, जिनके जो अपने डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर उनका वाइब्रेशन होता है। जैसे ये एक ट्रांसवर्स वेव है, तो इसका क्या होगा, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ये एक्स डायरेक्शन है, एक्स डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रही है, लेकिन ये जो इसका जो है वाइब्रेशन हो रहा है वो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर हो रहा है, ऐसे 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 ऐसे, तो इसको क्या कहते हैं हम, ट्रांसवर्स वेव है ये। ठीक, अब ट्रांसवर्स वेव है तो इसका हम फ्रीक्वेंसी तो आप लोग जानते ही होंगे, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वाइब्रेशन पर सेकंड होती है। जैसे एक सेकंड में कोई वेव कितनी बार वाइब्रेट कर रही है उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और वेवलेंथ क्या होता है, वेवलेंथ क्या होता है कि जैसे ये वेवलेंथ है, ये वेव है कोई, इसका एक पीक से दूसरे पीक की जो डिस्टेंस होती है ये लैम्डा, इसको हम कहते हैं वेवलेंथ। ठीक, वेवलेंथ है ये। तो ये अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि ये जो है फार्मूला कहाँ से आया, तो हम आपको यहीं से डेराइव करवा दे रहे हैं। जैसे ये हो गया, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है ये, तो हम जानते हैं चाल क्या होती है, v वेलोसिटी, दूरी क्या लैम्डा, समय टाइम t, टाइम क्या होगा, ये टाइम पीरियड होता है इसका, मतलब कि अपना एक स्टेप फिर से, जैसे यहाँ से शुरू हो रहा है, फिर से पीक में फिर से अपना रिपीटिशन कर रहा है, अपने जो बॉडी है इसकी ये फिर से रिपीट हो रही है इसी प्रकार से। तो इसको पूरा एक रिपीट करने में फिर से जो टाइम लगता है वो टाइम पीरियड होता है। तो v इक्वल टू समय, ये चाल है, दूरी ये है, ये समय है। तो चूंकि हम जानते हैं फ्रीक्वेंसी जो होती है 1 टाइम पीरियड होता है, तो 1/t की जगह में इसको हम f लिख देंगे। क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू f इंटू लैम्डा। ठीक, अब इसी का यूज हम यहाँ पे करेंगे आगे, ये तो समझाने के लिए है। अब v इज इक्वल टू f लैम्डा है, इसको यहाँ रखते हैं n,
n क्या है, c अपॉन v की जगह हम f लैम्डा लिख देते हैं, f लैम्डा। ठीक, ये हो गया। अब हम अकेले हम जैसे जो भी हम निकालते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो किसी के रिलेटिव में होता है। कोई अकेले का जैसे हमेशा एयर के जो है रिलेट करके एयर से, जैसे हम कहते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, मतलब कि एयर, चूंकि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम 1 होता है, तो 1 के रिस्पेक्ट में, जैसे 1 से अगर डिवाइड कर देंगे फिर भी कोई मतलब होगा नहीं, फिर भी इसलिए एयर के रिस्पेक्ट में ही निकालते हैं। तो हम मान लेते हैं ये n की वैल्यू है। अगर हम यही n नहीं n21 अगर हम निकालें, यहाँ लिख दें n21 किसी मीडियम का। ठीक, तो मीडियम ऑफ 2 क्या होगा, c तो यही कांस्टेंट रहेगा, जो लैम्डा है वो चेंज होता है। लैम्डा कैसे चेंज होता है, जैसे यहाँ से ये लाइट आ रही है, वेव ही तो है, लाइट क्या है, वेव है, लाइट यहाँ से आ रही है ऐसे ऐसे, तो लाइट यहाँ से आएगी, जब ये मीडियम इसका चेंज हो जाएगा, मीडियम यहाँ से ये एयर से जाके अगर हम वाटर में जैसे ही घुसेगी तो इसकी फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगी। फ्रीक्वेंसी क्यों नहीं बदलेगी, v बराबर होता है f इंटू लैम्डा। इसकी वेलोसिटी बदल जाती है, ये वेलोसिटी जैसे बदलती है उसके अकॉर्डिंग अगर हम फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट कर देते हैं, फ्रीक्वेंसी हमेशा कांस्टेंट, वेलोसिटी बदलेगी उसके हिसाब से इसका लैम्डा बदल जाएगा, मतलब वेवलेंथ बदल जाएगा। यहाँ से ऐसे आएगी तो इसका वेवलेंथ कुछ बदल जाएगा, वेवलेंथ बदल जाएगा। जैसे वेव इतनी बड़ी है तो ये थोड़ा छोटी हो जाएगी, छोटी बड़ी जो भी हो हमेशा बदलेगा, क्योंकि अगर यहाँ पे क्या है, v जो है लैम्डा v के प्रोपोर्शनल है, तो अगर v घटेगा तो लैम्डा भी घट जाएगा। यहाँ देखिए v घटेगा तो लैम्डा भी घट जाएगा। इसीलिए अगर हम मानते हैं कि जैसे एयर में अगर वेव चल रही है तो इसका वेवलेंथ लैम्डा 1 है, अगर वाटर में आ गई है तो इसका वेवलेंथ लैम्डा 2 है। यहाँ क्या हो जाएगा, n21 है तो n2 अपॉन n1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, c अपॉन, इसको हटा देते हैं, c अपॉन, हम पहले n2 की बात कर रहे हैं तो n2 में क्या होगा, जैसे अलग अलग n के लिए लिख रहे हैं, c अपॉन v1 होगा इसके लिए, c अपॉन v1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, f लैम्डा 1 अपॉन फिर n1 के लिए अपॉन c, फिर बटे करेंगे इसके लिए, f तो कांस्टेंट रहेगा, लैम्डा 2 है। ठीक, तो इसको हम देखते हैं, c कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, f भी कैंसिल हो जाता है, क्या हो जाएगा, लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1, ये हो गया। मतलब जो है हम देख रहे हैं कि जो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो वेवलेंथ पे डिपेंड कर रहा है, मतलब वेवलेंथ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में कुछ न कुछ रिलेशन आ रहा है। इसको हम आगे बताते हैं, n2 अपॉन n1 इक्वल टू लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1, ये हो गया। ये देखिए ये एक रिलेशन आ गया, कहाँ से, यहाँ से हमने पहले हमें केवल यही पता था कि n इक्वल टू सी अपॉन वी, फिर भी जानते हैं v इक्वल टू एफ लैम्डा, फिर एफ लैम्डा रखते हैं यहाँ पे, लैम्डा 1 लैम्डा 2 मीडियम का बना के, इस मीडियम का और इस मीडियम का, ये देखिए ये रिलेशन आ गया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, n2 लैम्डा 1 इज इक्वल टू n1 लैम्डा 2। अब इससे हमें ये भी पता, जैसे कोई मीडियम दे दिया है, उस मीडियम हमें अगर दे दिया कि एक मीडियम का अगर वेवलेंथ इतना है वेव का एयर में, तो वाटर में वेवलेंथ कितना होगा, तो इससे वेवलेंथ की वैल्यू पता चल जाएगी। या तो इसको जनरलाइज फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, जैसे साइन थीटा उटा टर्म लिखते हैं, n2 अपॉन n1 हमें पता है क्या होता है, साइन i अपॉन साइन r, तो इसको यहाँ से इसको इसके इक्वल कर देंगे, बराबर करके क्या हो जाएगा, लैम्डा 1 साइन i इज इक्वल टू लैम्डा 2 साइन r, ये हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसके थ्रू कई न्यूमेरिकल लग सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया रिफ्रैक्शन। आपने क्या देखा है कि रिफ्रैक्शन हो रहा है एयर से किसी मीडियम में हो रहा है। ठीक,
अब हम आपको बता रहे हैं कि अगर मल्टीपल मीडियम्स हो जाते हैं, जैसे ये है कोई, ये एयर हो गया, ठीक, एयर से ये वाटर में आ रही है रे, ये वाटर है, और एक यहाँ हम इसको कांच भी ले लेते हैं, जैसे वाटर से ऐसे 1 by 1 करके ऐसे रख देते हैं, ठीक। ये एयर है, मीडियम 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये फिर से 1 हो गया, ये फिर से एयर है। इनके एयर के बीच में ये देखिए 2 प्लेट जैसे रखी हैं, एक में पानी है, एक कांच है, ठीक। इसका N1 है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये N2 है, ये N3 है, ये फिर से N1 हो गया, ठीक। अब देखिए, अब जैसे उसमें हम लोग ने देखा था, फिर एकदम वैसे ही लगेगा, क्योंकि देखिए जो मीडियम जो है अगर वो जितना डेंसर होगा, जितना डेंस होगा, जितना डेंस होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही ज़्यादा होता है। जैसे कांच जो है पानी से ज़्यादा डेंस होता है, कांच के जो मॉलिक्यूल होते हैं आपस में बहुत पास पास होते हैं, कांच सॉलिड भी होता है, पानी तो लिक्विड है, जो जिसकी डेंसिटी जितना ज़्यादा होगी, डेंसर और मीडियम का मतलब यही होता है, जो जितना ज़्यादा डेंसर होगा, डेंसिटी ज़्यादा होगी, उससे ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निर्भर करता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक। अब यहाँ देखिए ये कांच है, यहाँ लिख देता है पानी, वाटर लिखते हैं, पानी, ये वाटर, ये ग्लास, ठीक। अब हम फिर से जैसे आपको हमने बताया था कैसे, यहां से रे आएगी, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट आई है, ठीक। यहां से रे आएगी तो क्या होगा क्या कि ये जो नॉर्मल है इसकी तरफ थोड़ा सा मुड़ जाएगी, क्योंकि रेयर से डेंसर मीडियम में जा रही है, तो ये नॉर्मल की तरफ थोड़ा सा झुक जाएगी, ये ऐसे आएगी, ठीक। अब देखिए अब क्या होने वाला है, क्योंकि इस मीडियम के लिए जो एयर है उसके लिए ये वाटर तो डेंसर मीडियम है, लेकिन जो ग्लास है इस ग्लास के लिए ये वाटर रेयर मीडियम का काम करेगा, क्योंकि हमने आपको बताया था हमेशा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो रिलेटिव क्वांटिटी होती है, मतलब अकेले का ऐसे नहीं, एब्सोल्यूट नहीं, एब्सोल्यूट तो केवल एयर का होगा, जैसे एयर का 1 होता है, हमेशा जब किसी मीडियम का लेंगे तो एयर के रिस्पेक्ट में। अब चूंकि इस मीडियम के पहले क्या है, वाटर है, इसको वाटर के रिस्पेक्ट में देखेंगे ग्लास को, तो वाटर जो है वो रेयर मीडियम का काम करेगा और ग्लास डेंसर मीडियम का, तो ठीक। यहाँ पे देखिए फिर इसको हम ऐसे परपेंडिकुलर खींचते हैं, और अब क्या करेंगे, फिर चूंकि वाटर से ग्लास में जा रहा है, अब डेंसर से रेयर में नहीं जा रहा है, रेयर से डेंसर में जा रहा है, तो फिर से ये नॉर्मल की तरफ थोड़ा सा झुक जाएगा, ठीक। ये एंगल आर है, क्योंकि हाँ ठीक है, ये आई है, ये एंगल आर है, ये फिर से नॉर्मल की तरफ झुक गया। अब देखिए अब फाइनल क्या हो रहा है, फाइनल में जो होगा, फाइनली क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है कि अब ये जो है मामला, अब ये ग्लास से हवा में, मतलब डेंसर से रेयर में जा रहा है। अब जैसे हम लोग जानते हैं उसको करना है, क्या करना है, ये जो है, ये जो रे आ रही है ये थोड़ा सा हट जाएगी, परपेंडिकुलर से थोड़ा सा हट के निकलेगी। स्केच चेंज करना भूल गए, चलिए समझ में तो आ रहा होगा। वैसे ये देखिए यहाँ से रे आ रही है, ये इधर मुड़ेगी थोड़ा सा, फिर चूंकि रेयर से डेंसर है, वाटर डेंसर ही है ग्लास के लिए, फिर से ये इधर मुड़ी, अब ग्लास से एयर में जा रही है, एयर तो एकदम रेयर है, सबके लिए रेयर होता है, एयर सबसे रेयर मीडियम होता है, विरल जिसको कहते हैं, तो ये बाहर निकल गई, ठीक है। इतना समझ में आ रहा होगा सबको, ठीक। अब क्या करते हैं, देखिए ये जो रे है इसको अगर हम धीरे से ऐसे डॉट डॉट करके अगर आगे बढ़ाते हैं, क्या देखते हैं हम कि ये जब देखिए ये जो ओरिजिनल जो इंसिडेंट लाइट थी, वो जो यहाँ से एकदम निकलती हुई जो रे जा रही है, इमर्जेंट रे, ये और ये रे जो है एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, देखिए दिख रहा है और लग भी रहा है पैरेलल होंगी भी। ये देखिए ओरिजिनल रे जो है इंसिडेंट, वो इमर्जेंट रे जो फाइनल में जो रे निकलती है उसके पैरेलल जा रही है, ठीक। इससे हमको थोड़ा सा न्यूमेरिकल निकालेंगे, ये आई हो गया, ये आर हो गया, ठीक। और अगर हम देखें यहाँ कुछ स्पष्ट नहीं समझ में आ रहा है, फिर भी हम क्या करते हैं, चलिए स्नेल्स लॉ लगाते हैं इन दोनों मीडियम के लिए। पहले मीडियम वाटर
एयर और वाटर के लिए क्या होगा, N1 साइन आई इज इक्वल टू N2 साइन आर। तो क्या होगा, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, N2 अपॉन N1। ठीक, ये हो गया। अब क्या होगा, ये देखिए, ये जो ये एंगल है और ये एंगल आई होगा, तो ये भी एंगल आई होगा। ठीक, ये आई है तो ये भी आई होगा। ये तो समझ में आ रहा है। यहाँ से देखिए, एयर और ये परपेंडिकुलर के बीच जो एंगल होगा, तो यहाँ भी एयर और इस परपेंडिकुलर के बीच एंगल होगा। ठीक, यहाँ आर है, ये आर है, और यहाँ पे थोड़ा इमेज जो है स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। तो चलिए अभी हम फिर से बनाते हैं। चलिए ठीक है, फिर से हम देखते हैं। तो इसको मैंने बता दिया, इस मीडियम से इस मीडियम में, एयर से वाटर में आ रहा है, तो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू N2 अपॉन N1। इसको क्या लिखते हैं, N21। ठीक, अब हम देखते हैं, ये जो रे है ये परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर, इसको हमने खींचा, ये देखिए ये आर है, ये देखिए ये जो लाइन है इसको कट, ये दो परपेंडिकुलर जैसे कोई लाइन होती है, एक ऐसे इसको लाइन काटती है तो क्या होता है, ये एंगल और ये एंगल बराबर होते हैं, ऐसे इसको मैंने लिया है। ये देखिए ये लाइन है, ये लाइन है, ये आर होगा तो ये भी आर हो जाएगा। ये जो ब्लू कलर से आर बनाए हैं ये आर होगा। अब ये आर होगा, ये आर हो गया। ठीक, अब ये आर हो गया। अब इसको हम कोई एंगल मान लेते हैं, मान लेते हैं ये R1 है, R1 है। ठीक, ये R1 होगा तो ये भी R1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम वाटर से ग्लास में जब आ रही है रे तो क्या होगा, डायरेक्ट लिखते हैं। अब ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। तो वाटर से ग्लास में आ रही है तो ये देखिए ये एंगल, इसके लिए अब वाटर से ग्लास के लिए ये जो आर है हमारा, ये इंसिडेंट एंगल हो जाएगा। जैसे यहाँ आई है तो यहाँ पे आर लिखना पड़ेगा, तो साइन आर अपॉन, ये देखिए रिफ्रेक्टिव जो रिफ्रैक्शन हो रहा है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो गया, ये आर है, इसको हमने मान लिया है R1। तो ये सपोज किया है, कहीं से आया नहीं है, ये तो हो गया है, इसके बराबर ये हो गया है, जैसे यहाँ बताया है ये एंगल बराबर होते हैं। तो ऐसे यहाँ पे तो माना है साइन आर अपॉन साइन R1। ठीक, इक्वल टू क्या हो जाएगा, N3 अपॉन N2। ये तो पता ही होगा कि जिस मीडियम में जा रहा है वो अपॉन जिससे आ रहा है वो, इसको क्या लिख देंगे, N32। अब ठीक, अब फिर अब आखिरी बार है, ये हो गया इस मीडियम से इस मीडियम में, फिर इससे वाटर से ग्लास में, अब फिर ग्लास से एयर में पलट रहे हैं, फिर से उसी मीडियम में आ रहा है। तो इसके लिए भी लिखते हैं ये R1, और ये तो आई होगा ही। हमने आपको बताया था कि जैसे यहाँ से वाटर के लिए, अगर एयर के लिए एंगल इंसिडेंट आई हो रहा है तो ये इस आई एंगल से ही बाहर निकलेगा। ये तो है, ये तो क्लियर है, इसको ये होना ही चाहिए। ठीक, अब हम फिर से लेते हैं, अब तीसरे के लिए लेते हैं। ये मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। ठीक, देखिए इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, अब एक और इक्वेशन बनेगी। फिर से लेते हैं साइन R1 अपॉन, ये क्या है, इसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, आई है, साइन R1 अपॉन साइन आई इक्वल टू क्या होगा, देखिए अब हम देखें यहाँ उल्टा हो रहा है, ग्लास से एयर में आ रही है, तो N1 अपॉन N3, N1 अपॉन N3। ठीक, क्यों, यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास हो रहा है, N1 अपॉन N3, ये क्या हो जाएगा, N13। ठीक, ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। देखिए तीनों इक्वेशन ध्यान से, साइन आई यहाँ से एयर से वाटर में जा रहा है तो ये एंगल आई है, ये एंगल आर है, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू N2 अपॉन N1। ये देखिए जैसे मैंने आपको बताया था। फिर यहाँ फिर वाटर से ग्लास में जा रहा है तो ये एंगल जो आर है, जैसे मैंने यहाँ समझाया है, आर ये एंगल जो है, ये एंगल इसके एंगल के बराबर होगा, क्योंकि ये वाला आर जो है इसके लिए इंसिडेंट एंगल है, इंसिडेंट एंगल है।
यहाँ देखिए साइन आर अपॉन साइन, यहाँ इसको मैंने R1 माना है, कोई भी एंगल मान लेते हैं, साइन आर अपॉन साइन R1 N3 अपॉन N2। फिर यहाँ से ग्लास से एयर में जा रहा है, साइन R1 अपॉन साइन I N1 अपॉन N3, ये हो गया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, तीनों जो है इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलिए इधर करते हैं। ठीक है, यहाँ तीनों इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या हो जाएगा, लिखते हैं सबको एक साथ में, साइन I अपॉन साइन R इंटू साइन R अपॉन क्या है, साइन R1 है, साइन R1 इंटू अब क्या है, साइन R1 अपॉन साइन I, साइन R1 अपॉन साइन I। ठीक, देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, देखिए कुछ कटे वटे का कि नहीं देखते हैं, तो देखिए पूरे कट जाएंगे। यहाँ देखिए साइन I से साइन R1 से R1 कट गया, ये I से I कट गया, ये R से R कट गया, ये तो कट के 1 हो गया। ठीक, अब इन तीनों को भी इधर लिखते हैं, जैसे मल्टीप्लाई वहां किया है, क्या है, N21 N32 इंटू N13, ये देखिए N21 N32 N13, इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन क्या हो गया, 1 आ गया। ये देखिए एक मजेदार बात हो गई, तीनों का मल्टीप्लिकेशन 1 आ गया। इससे हम इसको हम लिख सकते, चलिए इधर मिटा देते हैं, इधर तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ऐसे अगर आप सबका सहयोग रहेगा तो और बढ़िया बढ़िया चीजें, मतलब जैसे कंटेंट भी बढ़िया बनाएंगे और इसको हम लिखवा भी सकते हैं। जैसे अभी तो हम समझा रहे हैं, ठीक, अभी ये तो शुरू की क्लास है, समझ लीजिए डेमो क्लासेज हैं, इसके बाद आपको बढ़िया से बताया जाएगा, सब कुछ समझाया जाएगा। ठीक, ये हो गया। अब यहाँ से देखिए क्या हो रहा है, अगर हम इसको N13 अपॉन 1 है, अब इसको ऐसे लिखते हैं N21 N32 इज इक्वल टू 1 अपॉन, इसको इधर ले आते हैं 1 अपॉन N13, क्या हो जाएगा, इधर लिखते हैं हम, तो 1 अपॉन N13 क्या हो गया, ये जो है 1 अपॉन N13, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन N1 अपॉन N3, ये ऊपर चला जाएगा N3 अपॉन N1, ये क्या हो गया N31, इसको 1 अपॉन N13 को N31 लिख सकते हैं हम लोग। ठीक, तो यही हम लोग लिखेंगे। यहाँ पे एक एक चीजें समझाई जा रही हैं आपको, जैसे कहीं कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, इसको यहाँ लिखते हैं हम, इसको ये चीजें इधर लिख रहे हैं, क्या हो जाएगा N31 इज इक्वल टू N21 इंटू N32, ये हो गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये भी फार्मूला है, इसको स्टार लगा देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये, जैसे इससे कई क्वेश्चन आते हैं, बहुत जगह बोर्ड में भी आते हैं और कंपटीशन में भी आते हैं। जैसे ये कभी कभी दे देते हैं वाटर का या ग्लास का, कोई दे देंगे इसका ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है और एयर का ये है, तो आप बताइए किसका, अब बता दे, पूछेंगे वाटर का बताइए या तो पूछेंगे ग्लास का बताइए, किसी एक का दे देंगे, एयर का तो हमें पता ही है, तो इस फॉर्मूले से निकल जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। आगे इसको न्यूमेरिकल लगवाया जाएगा तो सब कुछ बताया जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, अभी हम क्या बताए थे कि जैसे मल्टीपल मीडियम्स हैं, वाटर से एयर से वाटर में, वाटर से ग्लास में, अगर कोई और मीडियम आ गया मिट्टी का तेल जैसे, तो ऐसे ही सब का हो जाएगा। क्या बताया था मैंने, N31 इज इक्वल टू N21 N32।
ये फॉर्मूला है, इसको याद रखना है। ठीक, चलिए अब हम आपको बताते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। जैसे अभी मैंने आपको इमेज में बताया था, चलिए फिर से पूरा उसको इमेज बनाते हैं तब समझ में आएगा। मान लेते हैं ये कोई कांच का ग्लास का एक टुकड़ा है। ठीक, इसका जो विड्थ है ये है टी, ये परपेंडिकुलर है। ठीक, और ये लाइट यहाँ से आ ही रही है, हमें पता है, वी नो। ये इंसिडेंट एंगल, तो थोड़ा सा इसको झुकाना चाहिए, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये फिर से अगर कांच से इधर आ रही है तो ये थोड़ा सा मुड़ जाएगी। तो अब देखिए क्या हो रहा है। यहाँ मैंने अभी थोड़ा सा पहले जो आपको बताया था मल्टीपल रिफ्रैक्शन में, उसमें मैंने बताया था, यहाँ लिख देते हैं लेटरल शिफ्ट। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मतलब न्यूमेरिकल के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इससे बहुत ढेर सारे न्यूमेरिकल आते हैं आगे भी। जैसे जेईई मेंस में इससे न्यूमेरिकल आते हैं, हमेशा देखते हैं इससे आते रहते हैं न्यूमेरिकल। ठीक, तो क्या, और इसको ध्यान से समझिए। ये है इसका जो विड्थ है ये टी है, यहाँ से लाइट, ये ग्लास है, इसको मानते हैं ये n2, ये n1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 n1। ठीक, ये r है, यहाँ से ये लाइट आई, ये इधर झुक गई, फिर से यहाँ से ग्लास से इधर आ रही है तो ये थोड़ा सा हट के निकल रहा है। ये आई होगा तो ये भी आई होगा, अभी पहले मैंने आपको बताया ही था। ये आई होगा तो ये भी आई होगा, और ये आर होगा तो ये भी आर होगा। ठीक, तो चलिए ठीक है, ये दोनों एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। फिर ये अगर दूसरे मीडियम से, ग्लास से अगर फिर से एयर में जा रहा है तो इसके लिए आर जो है एंगल ऑफ इंसिडेंट हो जाएगा, और ये आई तो है एंगल ऑफ, इसके लिए क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा। ठीक, चलिए फिर से स्नेल्स का ला लगाते हैं इसमें। देखिए n2 साइन आर। ठीक, ये हो गया, इसको लगाया, यहाँ से यहाँ आ रही है लाइट। ये देखिए लेटरल डिस्प्लेसमेंट, लेटरल शिफ्ट क्या होता है, ये देखिए, ये जो है, अगर इस रे को हम वर्चुअली आगे बढ़ाते हैं, ये जो, अब ये जो लाइट है यहाँ से आ रही है, जो रे है, जो अपने ओरिजिनल इसका, अगर यहाँ पे कोई हम कांच न रखते, ग्लास न रखते तो क्या होता, ऐसे सीधे चली जाती, तो सीधे चली जा रही है। देखिए हम इसको वर्चुअली बनाए हैं डॉट करके, ये देखिए सीधे जा रही है, तो इसको हम ग्लास लग दे रहे हैं तो यहाँ से होकर जा रही है, इसके पैरेलल ही जा रही है। लेकिन यहाँ पे कुछ, यहाँ पे देखिए कुछ यहाँ पे डिस्टेंस हो रहा है यहाँ इस पे, तो ये जो डिस्टेंस है, इसके हम यहाँ जो डिस्टेंस, इसको हम डी मान लेते हैं, ये परपेंडिकुलर डाले हैं इसके ऊपर, यही जो डिस्टेंस है इसी को तो कहते हैं लेटरल शिफ्ट या लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक, यही डिस्प्लेसमेंट होता है। चलिए अब यहाँ मैंने इसको लगाया, यहाँ पे स्नेल्स लॉ n1 sin i = n2 sin r। अब मैं फिर से लगा रहा हूँ इसको, यहाँ पे कुछ हम कुछ यहाँ पे कुछ नाम दे देते हैं इन सबका। जैसे ये ट्रायंगल बन रहे हैं, ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, नाम दे देंगे तभी इसको भी यूज होगा। चलिए नाम दे देते हैं, जैसे मान लेते हैं ये O है, ये A है, ये B है, और ये इसको D ही मान लेते हैं, D, और ये C, ये पॉइंट। ठीक, n1 sin i = n2 sin r हो गया। अब फिर से हम इस मीडियम के लिए लगाते हैं n2 sin r, इसके लिए भी लगाएंगे n2 sin r = ये हो गया। अब चलिए, अभी इसकी जरूरत नहीं है, पहले हम यहाँ कुछ समझाते हैं आपको। यहाँ देखिए ये क्या है, ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, t है, ये
ये इसका जो विड्थ है ये टी है, ये ए बी, तो क्या करेंगे हम, ये ए बी बराबर ये यहाँ पे ओ पी कर देते हैं, ए बी ओ पी के बराबर होगा। ठीक, रुक जाइए थोड़ा, रुको थोड़ा। ठीक है, चलिए बताते हैं। ये स्नेल्स लॉ लगाया मैंने यहाँ पे। अब यहाँ पे मैंने ये जो नाम रखा है ये पॉइंट का ए बी सी डी, तो अभी ये लेटरल शिफ्ट में इसका यूज होगा। देखिए कैसे, ये ट्रायंगल हम देखते हैं ए बी ओ, ये ट्रायंगल ए बी ओ, ट्रायंगल ए बी ओ से देखते हैं क्या हो रहा है। यहाँ देखिए ये तो ये परपेंडिकुलर है, ठीक, ये आ रहा है, ये एंगल आर है, ये परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे अगर हम कॉस थीटा लिखना चाहेंगे तो क्या होगा, कॉस थीटा का मतलब कॉस आर क्या हो जाएगा, कॉस आर हो जाएगा। ये कॉस आर क्या होता है, ये हो गया इसका बेस क्या होगा, बेस है टी, तो इसका हाइपोटेन्यूस मतलब कर्ण, ये कर्ण की बात कर रहे हैं, ये वाला बी ओ, टी अपॉन बी ओ। ठीक, ये सही है ना। फिर से देख लीजिए, एंगल ए बी ओ में देखते हैं हम, यहां से हम कॉस थीटा की कॉस आर की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो कॉस आर क्या होगा, कॉस आर यहां से देखिए ये परपेंडिकुलर है, ये एंगल, ये ट्रायंगल देखिए यहां से देखिए ये परपेंडिकुलर है, ये एंगल आर है, तो कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस मतलब कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार इसका ये टी, ये जो है ए ओ वो टी के बराबर है, इसका जो विड्थ है वो भी टी है, जिसकी जगह मैंने टी लिख दिया। ए ओ अपॉन बी, ये देखिए बी ओ ये कर्ण है मतलब हाइपोटेन्यूस, ये कर्ण है, इसको मैंने यहाँ लिख दिया। ये इसको मान लेते हैं कोई इक्वेशन में। ठीक, अब देखिए फिर से, अब हम आते हैं इस ट्रायंगल में बी डी ओ में, ट्रायंगल बी डी ओ, इन ट्रायंगल बी डी ओ। ठीक, यहाँ देखिए बी डी ओ में क्या है, अब यहाँ थोड़ा देखने के लिए ये मिटा देते हैं, जिसकी आवश्यकता है नहीं। ठीक, बी डी ओ में देखते हैं क्या हम, कि ये एंगल आई है, ठीक, और ये एंगल आर है। अगर ये रे यहाँ से मुड़ी ना होती, ये जो एंगल आई है, अगर ये रे ऐसे चली आई होती, तो ये जो आई है ये आई इसके भी बराबर होता है। मतलब जैसे कोई दो रेज हैं ऐसे एक दूसरे को ऐसे काटती हैं, तो ये एंगल बराबर होते हैं। ठीक, वही चीज यहाँ भी हो रही है, ऐसे ये कट कर रही है। हम मानते हैं अगर ऐसे ना होती तो ये पूरा आई होता है, ये पूरा अगर आई होता तो अब क्या है, अब ये इसको पूरा आई मानेंगे, तो ये आई है तो ये भी आई होगा, तो ये इतना एंगल की वैल्यू अगर निकालेंगे हम, तो ये क्या हो जाएगा, आई माइनस आर हो जाएगा। तो ये एंगल है क्या, ये एंगल क्या है, आई माइनस आर, ये एंगल आई माइनस आर हो गया। तो इस ट्रायंगल में देखते हैं बी डी ओ में, इन ट्रायंगल बी डी ओ, यहाँ भी हम निकालेंगे, यहाँ साइन की वैल्यू, यहाँ साइन थीटा निकालते हैं। ये चूंकि हमें डी से रिलेशन निकालना है, तो जो डी में अगर जैसे साइन कॉस निकालेंगे, तो ये कॉस तो ये बेस से रिलेशन बताता है, तो हमें यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, साइन निकालना पड़ेगा रिलेशन निकालने के लिए। तो हम क्या निकालेंगे, साइन, इसमें साइन थीटा लगाइए, साइन थीटा, साइन, चूंकि ये थीटा जो है आई माइनस आर, यहाँ मैंने आपको एरो लगा के दिखा दिया है, साइन ऑफ आई माइनस आर, समझ में आ रहा होगा। ये देख लीजिए, ध्यान से देखिए, ये आई माइनस आर है, यहाँ पे साइन थीटा लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है, बी डी का मतलब डी ही है। साइन थीटा क्या होता है, ये परपेंडिकुलर अपॉन ये बी ओ। ठीक, बी डी कितना है, डी है, और बी ओ कोई कुछ माना नहीं गया है, उसको ऐसे लिख देते हैं बी ओ। ठीक, ये हो गए दो इक्वेशन, इसको ये तो ऐसे लिख दिया है इसको देखने के लिए, ये हमेशा इसको ध्यान में रखना है, इसीलिए बार बार इसको लिख रहे हैं। ठीक, कॉस आर साइन आई माइनस आर। अब हम देखिए इसको क्या कहते हैं, कि दोनों को इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 का डिवाइड कर देते हैं। जैसे इक्वेशन 1
2 है, 2 में डिवाइड करते हैं 1 का, 2/1 दोनों का डिवाइड कर देते हैं। डिवीजन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, दोनों साइड से डिवाइड करना है तो इधर से करते हैं साइन आई माइनस आर अपॉन कॉस आर, इधर होगा ध्यान से देखिए साइन आई माइनस आर अपॉन कॉस आर, साइन आई माइनस आर अपॉन कॉस आर, और इधर क्या होगा टी अपॉन बी ओ और डी अपॉन बी ओ लिख देते हैं, अभी काटेंगे नहीं, फिर समझने के लिए लिखिए टी अपॉन बी ओ अपॉन डी अपॉन बी ओ। ठीक, ध्यान से देखिए टी अपॉन बी ओ डी अपॉन बी ओ, ये टी अपॉन बी ओ नीचे जाएगा और इसका लिए जो डी अपॉन बी ओ ये इसका बी ओ ऊपर आएगा, तो क्या हो जाएगा बी ओ और बी ओ दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक, तो इसको हम इधर लिख देते हैं लेफ्ट साइड में, यही चीजें यहाँ लिखते हैं। देखिए इधर दिख रहा होगा साइन आई माइनस आर अपॉन कॉस आर इज इक्वल टू क्या है उधर टी अपॉन डी, ये बी ओ और ये बी ओ दोनों कैंसिल हो जाएंगे, लिखने की जरूरत नहीं है, दिख रहा होगा कैंसिल हो ही जाएंगे, बार बार लिखें क्या, हम इसको समझ जाएंगे आप लोग। क्या हो जाएगा अभी फाइनल बचा टी अपॉन डी, इसको लिखते हैं टी अपॉन डी। ठीक ठीक, ये फाइनल फार्मूला आ गया। ये फार्मूला क्या बता रहा है, अगर हम ये डी की वैल्यू निकालें, हमें क्या निकालना है, हम बताए थे आपको ये लेटरल शिफ्ट, ये डी है, ये डी है, डी की वैल्यू निकालने के लिए क्या होगा डी इज इक्वल टू, इसको इधर ले आएंगे कॉस ऑफ आर अपॉन साइन आई माइनस आर इंटू टी, ये हो गया। ठीक, ये हो गया कॉस आर, यहां से फिर सब समझा रहे हैं, यहां से कॉस थीटा निकाला, कॉस थीटा क्या होगा, ये पर ये है बेस, ये है आपका परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा निकालेंगे, कॉस थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ए ओ अपॉन ए ओ क्या है टी है, ए ओ अपॉन बी ओ लिख दिए हैं। ठीक, वैसे ही फिर इस ट्रायंगल में बी डी ओ में ये आई माइनस आर है, यहाँ पे साइन थीटा निकाल रहे हैं, साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर, ये हाँ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, लंब बटे कर्ण, ये लंब है डी, ये डी इसको मैंने लिखा है बी डी इज इक्वल टू डी है, डी अपॉन कर्ण क्या है, ये देखिए ये अगर बेस है इसका तो ये कर्ण है, ये दोनों ट्रायंगल में ये जो बी ओ है ये दोनों ट्रायंगलों के लिए कर्ण है, मतलब हाइपोटेन्यूज दोनों ट्रायंगल के लिए, डी अपॉन बी ओ। अब दोनों को डिवाइड कर दिया, ओ सॉरी यहाँ पे मैंने थोड़ा सा उल्टा कर दिया है, कोई बात नहीं, साइन ये इसको टी अपॉन ऊपर लिख दिया है, चलिए इसको यहीं सुधर जाएगा, कोई बहुत बड़ी गलती नहीं है। यहाँ पे ये पहले मैंने इक्वेशन 2 लिखा है, लेकिन यहाँ पे 1 का जो है राइट हैंड साइड वाला लिख दिया है, चलिए इसको यहाँ डी कर देते हैं, ये डी होगा और यहाँ पे नीचे वाले में टी होगा। ठीक, तो इसको यहाँ थोड़ा सा सुधारना पड़ेगा, और क्या यहाँ पे क्या हो जाएगा देख लीजिए, कोई बात नहीं, यहाँ हो जाएगा डी और यहाँ पे हो जाएगा टी, यहाँ हो जाएगा, तो ठीक यहाँ जहाँ टी है वहां डी कर देंगे, ये टी हो गया, मतलब ये रिलेशन एक आ गया लेटरल डिस्प्लेसमेंट, और इस जो ये कांच है इसके विड्थ में ये जो इसके एंगल बन रहे हैं उन सब में। चलिए इसको हम आगे थोड़ा सा और इलेबोरेट करते हैं, इसको मिटा देते हैं, वो उसी का काम है, इसका काम नहीं है। उसको देखते हैं, उसको ध्यान में देखते हैं, जैसे इसको मान लेते हैं कोई इक्वेशन स्टार है, तो फ्रॉम इक्वेशन स्टार हम क्या देख रहे हैं कि जो डी है, डी इज इक्वल टू टी साइन
आई माइनस आर अपॉन कॉस आर। ये है, ये फार्मूला है लेटरल डिस्प्लेसमेंट के लिए। ठीक, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ क्या हो रहा है, अब इसको देख रहे हैं जैसे कि हम मानते हैं अगर टी जो है, टी बहुत कम है, मतलब इतना मोटा कांच नहीं है, पतले कांच के लिए हम लोग हमेशा जो है, हम जो भी यहाँ पे देखते हैं, जो भी लेंस का यूज करते हैं, वो मतलब जो फिजिकल में जो रियलिटी में क्या होता है, वो मोटा कांच होता है, लेकिन हम लोग टी की वैल्यू बहुत कम मान के चलते हैं। अगर यहाँ पे अगर इसकी मोटाई बहुत कम हो जाएगी तो ये जो साइन अगर और एंगल भी अगर बहुत कम है, ये दोनों आई और आर, तो जो साइन आई माइनस आर होगा ये लगभग आई माइनस आर के बराबर होगा, क्योंकि जो साइन का फार्मूला होता है वो मैथ में आप लोगों ने पढ़ा होगा। साइन कहाँ से शुरू होता है, साइन होता है साइन ऑफ एक्स इक्वल टू, अगर इसको हम एक्सपैंड करते हैं तो ये एक्स होता है एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, ऐसे करके प्लस ऐसे करके ये शुरू होता है। तो अगर साइन की वैल्यू बहुत कम है, एक्स की वैल्यू, तो ये जो एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब और एक्स की पावर 5 ये वाले टर्म जो है ये सब निगलेक्ट हो जाते हैं, तो केवल बचता है क्या, एक्स। वही चीज को हम यहाँ लिख रहे हैं, साइन आई माइनस आर जो है ये लगभग आई माइनस आर के बराबर होगा। और कॉस आर क्या होता है, कॉस एक्स की बता रहे हैं, जो कॉस एक्स होता है वो 1 माइनस होता है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल ऐसे करके शुरू होता है। जब कॉस में एक्स की वैल्यू बहुत कम होगी तो एक्स स्क्वायर ये सब टर्म निगलेक्ट कर देंगे तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो कॉस आर है, कॉस आर जो ये लगभग 1 के बराबर हो जाएगा। तब चलिए इसको देखते हैं और छोटा कर देंगे फार्मूला, ये और छोटा हो जाएगा। अब ये हो गया, छोटा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, डी इज इक्वल टू टी आई माइनस आर। ये सिंपल फार्मूला ये है। मतलब जनरली जो क्वेश्चन आएंगे वो इसी पे बेस्ड आएंगे, क्योंकि टी जो है हमेशा वो कम ही देगा, थिकनेस ऑफ ग्लास। ठीक, ये हो गया, ठीक है, ठीक है, ये हो गया आपका डी। पता चल जाएगा कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट कितना है, उसकी थिकनेस, एंगल ऑफ इंसिडेंट माइनस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक, ये फार्मूला हो गया। अब आपको हम बता रहे हैं डेप्थ कैसे, जैसे कि रिफ्रैक्शन क्या होता है। रिफ्रैक्शन में आपने देखना कि आपको दिखाया गया है कि जब कोई रे आती है तो इधर से मुड़ जाती है, अगर ये एयर से वाटर में आ रही है तो ठीक इधर से मुड़ जाती है, तो अगर वाटर से एयर में आ रही है तो ऐसे मुड़ जाती है। तो ठीक इसी प्रकार जैसे हम कोई भी चीजें पानी में देखते हैं, एग्जाम्पल जैसे कि जो पानी है, जैसे ये बाल्टी में है पानी, अगर पानी की हाइट ये गहराई इतनी है, अगर हम ऊपर से देखेंगे तो हमें गहराई थोड़ा सा कम दिखाई देती है, जैसे यहाँ से। तो ये चूंकि रियलिटी में जो इसकी डेप्थ है और जो हमको दिखाई देती है वो दोनों अलग अलग है। तो हमको यही अब मैं आपको बताऊंगा, यही बताऊंगा कि जो डी अपरेंट होता है, जो हमें दिखाई देता है, और जो डी रियलिटी होता है उसमें क्या रिलेशन होता है। जैसे यहाँ पे देखेंगे, यहाँ से देखेंगे कोई, मान लीजिए यहाँ पे कोई वस्तु रखी है नीचे, यहाँ से जब रे आएगी, जैसे ये परपेंडिकुलर है, यहाँ से रे आएगी तो हमेशा ये जो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है तो हमेशा ये इसके थोड़ा सा मुड़ जाएगी, नॉर्मल के थोड़ा सा मुड़ जाएगी, हल्का सा मान लेते हैं, इतना ज्यादा नहीं। तो ये यहाँ से मुड़ी तो हमें जो वस्तु दिखेगी वो यहाँ दिखेगी, कोई वस्तु यहाँ दिखेगी, मतलब इस अपनी जगह से थोड़ा सा हट के दिखती है। तो यही चीज है, यही चीज हम आपको बता रहे हैं, अब थोड़ा समझाने वाले हैं कि उसकी जो डी अपरेंट होता है वो कितना होता है। ठीक, चलिए ठीक, ये हो गया। हम मानते हैं हम कि ये वाटर है, इसको लिख देते हैं वाटर, ये एयर है, बाहर का मीडियम एयर है, यहाँ पे कोई आंख लगा के ये देख रहा है कोई वस्तु, यहाँ पे कोई वस्तु रखी है, ये सही जगह है, रियल पोजीशन है, कोई देख रहा है ये, ठीक।
तो देख रहा है जब यहाँ से जब रे आएगी इस वस्तु से टकरा के, ये आई ऐसे रे क्या होगा, ये थोड़ा सा परपेंडिकुलर की जो हट जाएगी थोड़ा सा, तो क्या होगा कि ये जो वस्तु यहाँ रखी है वो यहाँ से न दिख के थोड़ा सा ऊपर दिखती है यहाँ पे, यही है। ये जो इसका मान, ये जो है ये मान लेते हैं ए है, ये ए है, ये आई है, ये ओ है, ठीक, ये बी है, ये हो गया बी, इसको बी ऐसे लिखते हैं, ठीक, ये बी हो गया। और यहाँ से चूंकि जो रे जा रही है वो इधर से जा रही है, ये नॉर्मल है, ये एंगल आई ले लेते हैं इसको, ये एंगल आर ले लेते हैं इसको, ठीक, ये हो गया। चलिए फिर से इसमें स्नेस लगाएंगे, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं हम, तो ये N2 है, ये N1 है, तो उल्टा लिखेंगे, क्या लिखेंगे, N1 साइन आई इज इक्वल टू N2 साइन आर लिखते, तो यहाँ लिखेंगे N2 साइन आई इज इक्वल टू N1 साइन आर, तो साइन आई अपॉन साइन आर क्या हो जाएगा, हो जाएगा ये है, इसको ऐसे डिवाइड कर देंगे, क्या होगा N1 अपॉन N2, ठीक, ये हो गया। इसको कोई इक्वेशन मान लेते हैं। अब देखिए यहाँ क्या हो रहा है, अब ये आई है, ये आर है, ठीक, तो हम इसको थोड़ा समझा रहे हैं, ठीक। यहाँ मैंने आपको क्या बताया, ये हो गया, इसको मिटा देते हैं, इसका कोई मतलब है नहीं अब, ये पुराना वाला डी, यहाँ पे भी इसकी कोई आवश्यकता है नहीं, इसीलिए इस फार्मूले का कोई यूज नहीं होगा, अभी न्यूमेरिकल में यूज किया जाएगा, ठीक। यहाँ क्या हो गया, साइन आई बटे साइन आर। अब हम इसको यहाँ पे देखिए थोड़ा सा, अब हम नीले मार्कर का प्रयोग करके आपको बताएंगे कुछ। ये देखिए, ये आई है तो ये भी आई ही होगा, ठीक, ये आर है तो ये भी आर होगा। कैसे होगा इसको मैंने आपको बता चुका है, फिर बार बार तो नहीं बताएंगे। जैसे ये दो रे है, इसको तिर्यक रेखा कोई काट रही है समांतर रेखा, तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे और ये भी एंगल दोनों बराबर होंगे, ठीक। चलिए अब हम देखते हैं, यहाँ से देखिए, इसको हम ऐसे लिखें, साइन आर अपॉन साइन आई, ठीक, ये इसी से लिख रहा है, साइन आर अपॉन साइन आई क्या होगा, N2 अपॉन N1। अब यहाँ पे देखिए, साइन आर ये क्या होगा, ट्रायंगल आई ओ बी, ये बी है, ये पॉइंट बी है, ठीक। ट्रायंगल आई ओ बी में ये देखिए ये परपेंडिकुलर इसके हैं, तो साइन आर की वैल्यू निकालेंगे, तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा क्या हो जाएगा, ये ओ बी, इसकी वैल्यू लिख रहे हैं साइन आर की, ओ बी अपॉन आई ओ, ये ओ बी अपॉन ओ आई या आई ओ, जब भी ओ आई, ठीक, अपॉन साइन आई की वैल्यू यहाँ लिखेंगे, साइन आई इस ट्रायंगल को देख के ए ओ बी में, ट्रायंगल ए ओ बी से साइन आई की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ साइन आई क्या हो जाएगा, इसमें भी ओ बी ही होगा, ओ बी अपॉन, यहाँ पे अभी क्या था, यहाँ पे था गलती हो गई, कोई बात नहीं, हमने कॉस की वैल्यू लिख दी है, ओ आई नहीं होगा, ओ बी, ये होगा ओ बी अपॉन आई बी, या तो बी आई होगा। साइन वैल्यू लिख रहे हैं ना, लंब बटे कर्ण, यहाँ भी लंब बटे कर्ण होगा, तो ओ बी अपॉन कर्ण क्या है, ए बी है, ठीक, अपॉन N2 अपॉन N1, ठीक, ओ बी बटे बी आई अपॉन में ओ बी बटे ए बी, ये ए बी ऊपर चला जाएगा, ये ओ बी और ओ बी कट जाएंगे, ये ओ बी कैंसिल हो जाएंगे, ए बी ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ देखिए फिर से ऐसे लिखते हैं, ए बी अपॉन बी आई इज इक्वल टू N2 अपॉन N1,
ये देखिए AB अपॉन BI, या तो IB जो भी हो, BI IB जो भी, यहाँ डिस्टेंस हम ले रहे हैं, कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं मान रहे हैं, केवल ये डिस्टेंस है, ठीक। AB अपॉन BI, और ये इसका मतलब N2 अपॉन N1 ये हो गया। तो अब हम क्या देख रहे हैं, हम चूंकि ये यहाँ से देख रहे हैं, थोड़ा सा तिरछे होके देख रहे हैं, तो हम अगर मान लेते हैं कि अगर इसके परपेंडिकुलर से हम देखेंगे, तो अगर हम ऊपर से कोई चीज देखते हैं, कंडीशन है, तो हम क्या मानते हैं कि अगर हम, चलिए ये AB जो है AO के बराबर मान लेते हैं इसको, ठीक। AB को AO, क्योंकि हम ये यहाँ से देख रहे हैं, अगर हम ऊपर से माने देखेंगे, अगर ऊपर से देखते हैं तो AB जो है AO के बराबर हो जाएगा, ठीक। तो AB, इसको हम AO लिख देंगे, और IB को IO लिख देंगे। IB की जगह में या BI की जगह में ये हो जाएगा OI या IO, ठीक। अब चूंकि देखिए यहां से जो है ऑब्जेक्ट की हाइट h है, ये मान लेते हैं h है, तो h क्या है, AO है, तो AO की जगह में यहाँ h लिखते हैं, h, यहाँ फिर से यहाँ देखिए h लिखते हैं, h अपॉन, और इसको मान लेते हैं, जो इमेज है इसको मान लेते हैं h डैश, यहाँ हो जाएगा h डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, N2 अपॉन N1, ठीक। अब देखिए यहाँ से फार्मूला आपका आ गया। अब हमें h डैश की वैल्यू निकालना, h तो पता है हमें कितनी डिस्टेंस पे वस्तु रखे हैं पानी में, तो हम h डैश निकालेंगे। अगर h डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, N2 अपॉन N1 को N21 लिख देते हैं, N21, तो h डैश अपॉन h क्या हो जाएगा, h अपॉन N21, ये फार्मूला है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है, मतलब कि अगर दे देते हैं कि पानी की गहराई इतनी है और उस पानी का जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना है, तो हम कह देंगे कि उसकी आभासी गहराई या अपरेंट इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, मतलब अगर हम ऊपर से देखेंगे तो वो कितना गहरा दिखेगा। तो यही फार्मूला है, h डैश इक्वल टू h अपॉन N21, ठीक। N21 है, ये तो केवल एयर के रिस्पेक्ट में लिखे हैं इसलिए N21, या तो हम केवल n लिख सकते हैं, अगर केवल दे दिया गया है केवल 1 मीडियम, तो h डैश इक्वल टू h अपॉन n, ये हो गया। ठीक है दोस्त, काफी टाइम हो गया है, तो अभी हमने इसको बता दिया h डैश अपॉन h अपॉन N1 या n बता दिया है। अब हम क्या करते हैं कि अब हम इसको लेक्चर को यहीं पे रोक देते हैं। अब इसकी जो आगे का पार्ट है, अभी जो पिछले लेक्चर में हमने आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बताया था, उसके कुछ एग्जाम्पल बताने हैं, और इससे रिफ्लेक्शन के भी कुछ एग्जाम्पल बताने हैं, और कुछ इसके न्यूमेरिकल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के न्यूमेरिकल, इन सब फार्मूले पे जो है, इन सब फार्मूलों पे कुछ न्यूमेरिकल बेस्ड हम कुछ बताएंगे, ठीक। तो नमस्कार, हम चलते हैं। और चैनल को आप अगर जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये अगर आप इससे कुछ सेटिस्फाई हो रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, इसको शेयर कीजिए, सबको बताइए कि यहाँ डिसीजन क्लासेस में कुछ लोग पढ़ा रहे हैं और अच्छा पढ़ा रहे हैं, ठीक। धन्यवाद।